नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड यूनिट चल रही थी हम लोगों की, और हम लोगों ने पढ़ा था समय सारणी, शाला अभिलेख, जो कि विद्यालय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्या होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं? पाठ्य यानी पढ़ने की, सहगामी यानी साथ में चलने वाली क्रियाएं, जो पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं चल रही है, ठीक है, जो बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक होती है, तो वो क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व, अब इनका क्या महत्व है, ये क्यों होनी चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों को हमें ये क्यों करवानी चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रिया हैं वो विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। तो नैतिक प्रशिक्षण के लिए, अब नैतिक प्रशिक्षण, जब बच्चे को हम पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कोई गतिविधियां करवाते हैं, मान लो हम प्रार्थना सभा के अंतर्गत गीतों का आयोजन करवा रहे हैं, ठीक है, भोजन करते वक्त भोजन मंत्र का आयोजन करवा रहे हैं, तो बालक के अंदर एक नैतिक गुण आता है। और जब अगर कोई ऐसे कार्यक्रम है पूजा पाठ से संबंधित, तो बच्चे के अंदर ऐसी नैतिक भावनाएं उठती हैं, वो घर पे भी इस कार्य को करते हैं, जो आदर्श कार्य होते हैं उनको वो अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है सामाजिक प्रशिक्षण। सामाजिक प्रशिक्षण, जो बालक है वो भी समाज से आ रहा है और जो शिक्षक है वो भी समाज से आता है, तो इन्हें आगे जाकर, जो बालक है उसको आगे जाकर समाज में ही रहना है, तो समाज से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती है उसे वो आगे जाके करनी है। तो सामाजिक प्रशिक्षण कैसे, जो समाज में कार्यक्रम होते हैं, तो बालकों को हम यहाँ पर सहयोग की भावना से रहना सिखाते हैं कि साथ में मिलजुल कर कार्य किस प्रकार करना है, तो इस प्रकार की भावना उसमें उत्पन्न होती है, तो उस समाज में भी जाकर ऐसे कार्य करता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। फिर है नागरिक प्रशिक्षण। अब नागरिक प्रशिक्षण मतलब कि जो बालक है वो आज यहाँ पर नेतृत्व करने की जो क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होगी, तो वो आगे जाकर भी वो ऐसे कार्य करेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अगर मान लो शिक्षा के अंतर्गत बालक को विशेष नागरिकता संबंधी अच्छे गुण सिखाए जाते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना है, ये हमारे देश के हित में है, तो इस प्रकार के वो कार्य सीखता है। फिर बात आती है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब ऐसी गतिविधियां हैं वो किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करेगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि केवल बच्चों को पढ़ाया जाता था, जो बालक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं था, आज बाल केंद्रित है, पहले नहीं था। तो बच्चे क्या उस पाठ्यक्रम को सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ पढ़ना सीखते थे, लेकिन आज जो उसके साथ साथ गतिविधियां करवाई जा रही है, तो वो आगे के लिए भी उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको भी बाहर निकाला जाता है। और किशोरावस्था ऐसा काल होता है जो तूफान का काल, इस समय बालक अपने जो पथ से भी भ्रष्ट हो सकता है। तो अगर बालकों को इस प्रकार की कोई गतिविधियों के अंतर्गत डाला जाएगा, जो उनके अंदर जो हॉबी है उसको निखारा जाएगा, तो बालक गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। फिर आती है बात अवकाश के समय का सदुपयोग। भाई ऐसी गतिविधियां चल रही है, टीचर बच्चों को कोई कार्य दे देता है, तो वो अवकाश के समय भी, जो छुट्टियां होती है उनके समय में वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इस प्रकार अवकाश का भी सदुपयोग हो जाता है। फिर बात आती है विद्यार्थियों की रुचि का विकास। भाई इतनी बात है कि हम पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कार्य करवा रहे हैं, तो बच्चों को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, जिन चीज़ों में रुचि होगी, तो वो आगे बढ़कर आएंगे और अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। फिर बात आती है अनुशासन बनाए रखने में सहायक। बालक अगर फ्री बैठेगा कक्षा में, शिक्षण का कार्य क्या होता है कि अगर शिक्षक या कोई एक टॉपिक लेके जाएगा, वहां पर पढ़ाएगा, फिर बच्चे उसको लिखेंगे या फिर उसको समझेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो अगर मात्र ये कार्य होगा तो बच्चे क्या है उसको पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे, और फिर वो कक्षा में अनुशासनहीनता करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे संबंधित मान लो एक टॉपिक पढ़ाया, उससे संबंधित टीचर उनको कुछ भी एक गतिविधि दे देता है करने के लिए। भाई अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट के बारे में समझाया और उनको बोलता है कि आप भी इसको करके बताओ, तो अगर वो करने लग जाएंगे, ग्रुप बना दिया वो करने लग जाएंगे, तो वहाँ पे अनुशासनहीनता नहीं होगी, सब अपना प्रदर्शन करना, अच्छा करना चाहेंगे। फिर बात आती है नेतृत्व की भावना का विकास। अब नेतृत्व की भावना का विकास, अब जैसे कि जो बालक है वो आगे जाकर अब एक नेतृत्वशीलता का गुण उसके अंदर आएगा, नेतृत्व करने की। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई विद्यालय स्तरों पे तो इस प्रकार की वो नहीं होता है कि भाई फिर भी क्लास का जैसे मॉनिटर है, बच्चों को मॉनिटर बनाया है, तो कक्षा को भाई कैसे है ना डील करना है, वो उस प्रकार करने सीख जाता है। या फिर उसको अध्यापक है कहीं पे ना वॉलेंटियर बना देते हैं, तो
उनके अंदर ये भावना आती है नेतृत्व करने की, मुझे कैसे काम लेना है दूसरों से, तो इस प्रकार की भावना उनमें उत्पन्न होती है। फिर अब ये थे महत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत। अब जो क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं बताइए आपको क्या होती है, उसके बाद उसका महत्व क्या है। अब जो ये क्रियाएं हैं इनका आयोजन करवाने में क्या क्या सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स होना जरूरी है, बिना सिद्धांत के अगर किसी भी चीज को फॉलो करेंगे तो वो सही से नहीं होगी। तो इसलिए कुछ सिद्धांत है उसके। तो विविधता का सिद्धांत। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब कि अलग अलग गतिविधि हो सकती है, कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है, कोई खेलकूद हो सकता है, कोई भी हो सकती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, मतलब कि उसमें अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, ताकि किसी जिस बच्चे की जिस चीज में रुचि है तो वो आगे बताएगा। अब मान लो अगर हम उस पर थोप रहे हैं तो वो चीज गलत है, इसलिए तो उसमें अगर विविधता होगी पाठ्य सहगामी क्रिया में तो सही रहेगा। फिर बात आती है विद्यार्थियों का सहयोग। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम करवा रहे हैं कक्षा में या कक्षा के बाहर या विद्यालय के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, विद्यार्थियों का सहयोग होना चाहिए। अगर विद्यार्थी सहयोग नहीं देंगे, अगर वो भाग नहीं लेंगे, तो ये हमारी क्रियाएं जो हम करवा रहे हैं सहगामी क्रियाएं, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर बात आती है साधनों की पर्याप्तता। अब विद्यालय में जो साधन उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमें गतिविधियां करवानी चाहिए, अन्यथा हमारी हम जो गतिविधियां करवाएंगे उनका करवाना कोई निरर्थक माना जाएगा। फिर बात आती है क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। अब जो ये क्रियाएं हम लोग करवा रहे हैं उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उन क्रियाओं को करे। ऐसा नहीं कि अध्यापक पूरी कक्षा को बोला नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, नहीं, जिनकी रुचि है वो आगे आएगा, आपको सिलेक्ट करना है, जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप और मोटिवेट करेंगे और जो नहीं कर पा रहे उनको भी आप मोटिवेट करें। फिर बात आती है समय सारणी में स्थान प्रदान करना। समय सारणी में स्थान प्रदान करना मतलब कि अब जो ये गतिविधियां हैं आपको आयोजित करवानी है तो इसमें समय सारणी में स्थान तो देना ही पड़ेगा। टाइम टेबल है वो विषयवार, कक्षावार और अध्यापकवार बन गया है, ठीक है, लेकिन कौन सा अध्यापक कौन सी गतिविधि करवाएगा ये तो आपको निश्चित पूर्व में ही करना पड़ेगा, तो समय सारणी में से स्थान देना चाहिए। फिर बात आती है निर्देशन और निरीक्षण की उचित व्यवस्था करना। अब निर्देशन, भैया गतिविधियां करवा रहे हैं, भैया आपने गतिविधि बताई कि भैया गतिविधि करनी है, बच्चों को बोल दिया आप खुद कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गतिविधि करवाते हुए आपको खुद को वहां पे खड़े रहना है, बताना है अगर वो गलत हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो और भी अगर अच्छा आप करवा सकते हो वो करवाना है, तो उससे संबंधित आपको निर्देशन देना पड़ेगा वहां पर। फिर है और निरीक्षण की उचित व्यवस्था करना। भैया आपने समझा दिया, बच्चों ने कर लिया, लेकिन उसका निरीक्षण नहीं होगा तो बच्चे उस अगली बार उस चीज को करने के लिए नहीं करेंगे। उस चीज को क्यों करेंगे, आपने उसके कोई अच्छा फीडबैक तो दिया नहीं उनको, तो फिर वो क्यों करेंगे। और अगर कुछ गलत किया है तो आपने उनको बताया नहीं कि आप ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा, तो वो नहीं करेंगे। आपको उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व और इसके सिद्धांत। अंत में हमारा आता है क्वेश्चन, लिखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, इसके महत्व को समझाते हुए प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। धन्यवाद।